वेलकम बैक। ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के अध्याय 2 के तीसरा क्लास होने जा रहा है। इसमें हम भूगोल सब्जेक्ट के प्रश्नों उत्तर सहित उसके वर्णन और उसके मानचित्रों पर विशेष ध्यान देंगे। तो बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न होगा 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड और उड़ीसा की मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती है, जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी में यह रंग नहीं मिलती, क्यों? बात करते हैं झारखंड और उड़ीसा। ये दो राज्य हैं जहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है, क्योंकि यहाँ मुख्य खनिज उत्पादक राज्य है, क्योंकि यहाँ खनिज के भंडार और संसाधन मिलते हैं और यहाँ की मिट्टियों में लोहा की मात्रा पाई जाती है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कपास उत्पादक राज्य है, जहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से काली होती है। अब इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में है झारखंड उड़ीसा की मिट्टी में लोहा का अंश होता है, यानी कि आयरन की मात्रा होती है। लोहा का अंश होता है, लौह अयस्क होता है, लौह अयस्क की प्रधानता होती है, जिससे इसका रंग लाल होता है। कहने का मतलब झारखंड और उड़ीसा का जो मिट्टी होता है वो लाल रंग का होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में लोहा की मात्रा पाई जाती है, लौह अयस्क की मात्रा की प्रधानता होती है, जिस वजह से झारखंड और उड़ीसा का मिट्टी लाल होती है। अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों से टूटने से बनी है, इसलिए वह काली होती है। मतलब जो महाराष्ट्र की मिट्टी है वह ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से बनी है, इस वजह से इसका रंग काला पड़ गया है। इसलिए हम इसे काली मिट्टी भी कहते हैं या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी पर कपास का उत्पादन अधिक होता है और महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन अधिक पैमाने पर किया जाता है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, हिमाचल क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती मिलती है, क्यों? जो हमारा पहाड़ी वाला इलाका है, यानी कि उत्तर के जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, उस हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में हिमाचल क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती मिलती है, क्यों? क्योंकि वहाँ के ढलान काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिस पर खेती करना काफ़ी दुष्कर कार्य है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ढलान होने के वजह से पानी का जल जमाव या भूखनन जैसे समस्या उत्पन्न होते रहते हैं। इसीलिए वहाँ के ढलानों को एक निश्चित आकार देने के लिए सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है,
ताकि भूखनन जैसी समस्या को रोका जाए और फसल की अच्छी से अच्छी उपज हो पाए। तो हम उत्तर में देखते हैं, पहाड़ी ढलानों पर खेती करने के लिए वर्षा के पानी से होने वाले मिट्टी के कटाव और मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए हिमाचल से क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। अर्थात जैसे ढलान जैसे इलाकों में खेती करना बहुत मुश्किल होता है और बारिश के वजह से भूखनन, मृदा अपवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न होती रहती है। इसीलिए उसे सीढ़ीनुमा आकार दिया जाता है ताकि भूखनन जैसी समस्या उत्पन्न न हो और उसे रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। इसमें किसानों का बहुत मेहनत एवं परिश्रम करना पड़ता है, जो उत्तर और बिहार के किसानों से बहुत ही सुलभ कार्य होता है, परंतु उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्रों के किसानों को बहुत दुष्कर कार्य करना पड़ता है। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 1 बाई शब्द में आंसर है या 1 लाइनिंग में। इससे पहले एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। अर्थात कहने का मतलब से गुमराह वह व्यक्ति है जो प्रयास ही नहीं करता है और आशाओं में लिप्त होकर वो सोचता और मनोदशाओं से अपने माया की कल्पना करता रहता है, अपने लक्ष्य की कल्पना करता रहता है। और जो कोई भी व्यक्ति लक्ष्य के प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता, उसे लक्ष्य किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। प्रयास करने वाला का कभी हार नहीं होता। कोशिश करना ज़रूरी है, बाकी सब कोशिश करते रहिए और परिश्रम करते रहिए। भाग्य कर्म के आधार पर लिखा जाता है। भाग्य लेखनी चालू है। आप लोग सोचते हैं कि भाग में जो लिखा गया है वही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसके आधार पर भाग्य लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं संविधान में धाराएं बनाई गई है कई प्रकार के। हम इसे संविधान के माध्यम से समझते हैं इस वाक्य को। जैसे संविधान में अनुच्छेद, धाराएं बनाई गई है। ये कर्म करने पर ये दंड प्रावधान है, ये अच्छा कर्म करने पर ये सम्मान है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कर्म के आधार पर कई फल बनाए गए हैं, दंड बनाए गए हैं। तो हम जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पर हमें फल की प्राप्ति होगी या दंड की प्राप्ति होगी। तो बिना देरी से फिर से शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? मतलब जो भारत में मुख्य रूप से उत्पादन होता है, सकल घरेलू उत्पादन, उसमें कृषि का क्या योगदान है? कृषि का कितना % योगदान है? तो लगभग में 18 से 19% योगदान है। क्योंकि हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग के, तो उसमें कृषि पर आधारित उद्योग है। इसमें जितना ज़्यादा कपास या जूट का उत्पादन होगा वो उतना ही ज़्यादा उत्पादन करेगा वस्त्र। अगला बात करेंगे चीनी उद्योग का, तो
तो जितना ज़्यादा गन्ना, जितनी अच्छी फसल होगी गन्ना की, उतना ज़्यादा चीनी का उत्पादन होगा। तो ये सब भारतीय कृषि के ही क्षेत्र कहलाएंगे। जैसे वस्त्र उद्योग हो गया और चीनी उद्योग हो गया, आदि निम्न वर्ग के भी उद्योग हो सकते हैं, जैसे पटसन उद्योग। ये सब उद्योग सकल घरेलू उत्पादक उद्योग ही कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है, भारत की प्रमुख भू आकृति का नाम लिखिए। मतलब भारत के जो भौगोलिक दृष्टि है कैसी है, कहाँ क्या चीज़ है, कैसी है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है। तो भारत में विशाल मैदान पाया जाता है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से विशाल मैदान है। जैसे कुछ राज्यों के नाम बताना चाहता हूँ, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली और राजस्थान के थार मरुस्थलियों को छोड़कर कुछ इलाके मैदानी भाग है और एक जो अरावली पहाड़ी पर्वत है, श्रृंखला है, उसको छोड़कर मैदानी भाग में आता है। और आदि राज्य में भी मैदान है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के मामले में कम है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में विशाल मैदान के भंडार हैं। मतलब विशाल मैदान है। तो कहने का मतलब उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर अधिक से अधिक कृषि उत्पादन, फसल का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन बिहार में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, जबकि चावल का उत्पादन पंजाब में ज़्यादा होता है। तो ये सब राज्य है जहाँ मैदानी क्षेत्रों में कृषि मुख्य रूप से की जाती है। तो हम देखेंगे भू आकृति क्या है। पर्वतीय हिमालय, मतलब हिमालय पर्वतमाला जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, जो उत्तर भारत के कहा जाए एक संरचना है। उत्तर भारत के ढलानों की जो पर्वतमाला है, जो हिम से बना हुआ पर्वतमाला है, इसलिए हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। उत्तर भारत में विशाल मैदान है, बताया जैसे कि उत्तर भारत में ही विशाल मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार, मतलब दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार अधिक है, क्योंकि दक्षिण भारत में पठार बनने का प्रमुख कारण है कि समुद्री जब पृथ्वी जलमग्न किया गया था तो उसमें ही इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, जिसमें खनिज की भंडार होने की संभावना है और खनिज प्रायद्वीपीय पाया जाता है। अगला है भारतीय मरुस्थलीय, जो मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये थार मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है और जो राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगले दूसरे देश की बात करें तो इसमें अरब, इराक, सऊदी अरब, इस देश में ऐसे थार मरुस्थलीय विशाल है। वहाँ पर आधी से ज़्यादा आबादी थार मरुस्थलीय पर वास करती है। अगला है तटीय मैदान, जो तटीय राज्य है, जैसे गुजरात हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया। ये सब तटीय मैदान इस समुद्री तट से छूने वाले राज्य में भी मैदान पाए जाते हैं। अगला है द्वीप समूह। भारत के अंतर्गत कई द्वीप समूह आते हैं, जैसे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंदिरा पॉइंट, ये सब द्वीप समूह, लक्षद्वीप,
इस द्वीप समूह है जहाँ पर भी मतलब जहाँ पर भी मैदान है और लोग भारत के लोग निवास करते हैं। तो ये मुख्य बातें हुई। आज के लिए इतना ही। शुरू करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। और अगर PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे ज्वाइन कीजिए और कमेंट में बताइए। कमेंट यूट्यूब चैनल पर कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट छोड़िए ताकि मैं उस पर PDF इसका डाल दूँगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10 का पूरा भूगोल का PDF तैयार है एकदम।